प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग SCERT यानी कि बिहार बोर्ड के हिस्ट्री विषय को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर 7 है और क्लास 8 है हमारा। और हमारे चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पिछले कुछ अध्यायों में आप जान चुके हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय लोगों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के परिवर्तन आए। यहाँ आप जानेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पहले से प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी बदलाव किए गए उसके पीछे कुछ कारण अवश्य रहे होंगे। शासन व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले किसी काम के पीछे भी कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इस बात को आप वर्तमान सरकार के कार्यों से भी समझ सकते हैं। जैसे आप जहां पढ़ते हैं वहां आपको मुफ्त किताब, स्कूल ड्रेस और दोपहर का खाना मिलता होगा। सरकार का यह काम आपको स्कूल से जोड़े रखने के लिए मुख्यतः किया गया है। ठीक इसी तरह अंग्रेज़ों द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई बात लाई गई उसके कारण और उद्देश्यों को आप इस पाठ में जान पाएंगे। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। अंग्रेज़ों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया। भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल और पाठ्यक्रम थे, उसे वैसे ही रहने दिया गया। यहाँ के लोगों को अपने देश के लोगों की तरह पढ़ाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन 1781 में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद थे। इन दोनों संस्थाओं को हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कानूनों और परंपरा को समझने के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेज उन परंपराओं को इसलिए जानना चाहते थे ताकि भारत में शासन चलाना आसान हो जाए। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि कंपनी द्वारा भारत में जो अदालतें बनाई गई थी उसमें भारतीय लोगों से जुड़े मुकदमे सुने जाते थे। उनके लिए कुछ जानकार लोग उन्हें आसानी से मिल जाए। तब आप यह सोचेंगे कि फिर आखिर क्या हुआ कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह स्कूल कॉलेज के समान संस्था हो सकती है जहां बच्चे पढ़ते हैं। असल में उस समय कई ऐसे अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी थे जो भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को पूरी तरह जानना चाहते थे। इसके पीछे इनके इस क्षेत्र में रुचि महत्वपूर्ण थी, न कि शासन का उद्देश्य। इन लोगों में विलियम जोन्स प्रमुख थे। इस तरह के लोग जब से भारत आए थे तभी से यहाँ प्रचलित भाषाओं को सीख रहे थे, जिनमें फारसी और संस्कृत प्रमुख भाषा थी। वे जानते थे कि इन्हीं दो भाषाओं में अधिकांशतः पुस्तकें लिखी गई जिसमें भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की पूरी जानकारी है। फारसी और संस्कृत को सीखकर वे भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर रहे थे। इस क्रम में कालिदास रचित नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जोन्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को भी स्थापित किया। इस संस्था से समय समय पर एक पत्रिका भी निकाली जाती थी जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं और अच्छाइयों की चर्चा होती थी। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का यह चित्र है। विलियम जोन्स भारत के प्रति सादर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, इनके विषय में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं को पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। विलियम जोन्स के इस विचार ने उस समय बहुत सारे अंग्रेज़ों को जो भारत में कार्यरत थे भारतीय अतीत को जानने के लिए प्रेरित किया।
भारत में जोन्स की तरह विचार रखने वाले अंग्रेजों की एक बड़ी संख्या हो गई, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने की मांग अंग्रेजी सरकार से करने लगी। इसी तरह के विचार और प्रयासों ने अंग्रेजी सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए दबाव बनाया। इसी के तहत 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में बनने वाले एक कानून को आप देख सकते हैं। इस कानून में यह कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेगी। इस कानून के लिए एक महत्वपूर्ण कारक यह भी था कि इस समय तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था। इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरी नहीं हो पाता। इस बात से भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया। भारत में प्रचलित शिक्षा क्यों अंग्रेजी के लिए शासन कार्य हेतु उपयोगी नहीं थी, इसे आप इस पाठ में आगे जानेंगे। यहाँ पे प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी क्यों समझते थे, सोचिए। शिक्षा नीति संबंधी विवाद। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे खर्च किस रूप में किया जाए। कुछ अंग्रेज विद्वानों का कहना था कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इन लोगों पर जोन्स महोदय का प्रभाव था। यह वर्ग कहता था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए, इससे कर्मचारियों की आपूर्ति हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी जानने में सहायता मिलेगी। ये दोनों बात भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत और स्थायी बनाएगी। इसके विपरीत अंग्रेजों का एक बड़ा वर्ग इस बात की आलोचना कर रहा था। इन लोगों का कहना था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। इस मत के प्रमुख विचारक जेम्स मिल और मैकाले थे। इन लोगों का मानना था कि भारतीयों को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलता हासिल कर सके। इस विवाद में एक खास बात यह उभर कर आई कि उस समय के कुछ जागरूक भारतीय, जिनमें राजा राम मोहन राय प्रमुख थे, ने भी इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का भी भारत में प्रसार करने की वकालत की। इन भारतीयों का मानना था कि भारत की प्रगति इस शिक्षा के माध्यम से संभव है। राजा राम मोहन राय लगातार इस मत का प्रचार करते रहे। विवाद में मैकाले ने अपना पक्ष अर्थात वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार काफ़ी मजबूती से रखा। इस शिक्षा के लिए भाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रमुख बताया। वह कहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। मैकाले के मत को ही अंततः अंग्रेजी सरकार ने मान लिया। 1835 में इसी के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया। इसे ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। मैकाले और उसका अध्ययन कक्ष का यहाँ पे चित्र दिया गया है। स्कूल स्तर की शिक्षा के स्वरूप को पहले वाले रूप में ही छोड़ दिया गया। फिर स्कूली पाठ्यपुस्तकों की भी अंग्रेजी में छपाई होने लगी। इसी तरह भारत में पहली बार लोगों के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई। गतिविधि। कल्पना करें, अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे। व्यवसाय के लिए शिक्षा। इस शिक्षा नीति में 1854 में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब यह तो तय हो ही चुका था कि इस क्षेत्र में सभी प्रयास आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए होगा। 1854 में इसे ही और मजबूत एवं व्यवस्थित बनाया गया। इस वर्ष इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम शिक्षा से संबंधित एक नीति संबंधी पत्र भेजा गया। इस नीति पत्र इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए।
आज भी शिक्षा को ही व्यक्ति के मानस को निर्मित करने वाला बड़ा आधार माना जाता है। शायद अंग्रेजों को ऐसा लगता होगा कि उनकी शैली को अगर भारतीय अपना ले तो यहाँ उनका शासन स्थायी बना रहेगा। 1854 की नीति का महत्व। इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए नए नियम बनाया गया। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। जिला स्तर पर हाई स्कूल सरकारी प्रयासों से शुरू हुए। निजी स्तर पर भी विद्यालयों की स्थापना और संचालन की अनुमति मिली। कुल मिलाकर आज जिस तरह की शिक्षा का स्वरूप देख रहे हैं वह सभी इसी नीति पत्र की ही देन है। जिस प्रकार के पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई का तौर तरीका आज आप देख रहे हैं वह 1854 के बाद से ही अस्तित्व में आया है। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम की रिपोर्ट भी दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। ये बहुत छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों का स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें कुछ चीज़ें उस समय के पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज तैयार हो जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के लिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल को देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी।
विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन का पालन करें। नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीन माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता था। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत में से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा का आधुनिकीकरण कर सकती थी। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर दुष्प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर दुष्प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब ये गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेज़ों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षक भारतीय अपना जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का मस्तिष्क और आत्मविकास होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से भिन्न हो।
साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त एवं रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, कल्पनाशील होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मकता शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को और विकसित कर सकते थे। यहाँ पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। ये 1940 की तस्वीर है। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। उसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। आधुनिक शिक्षा और बिहार। अभी तक इस पाठ में आपने जिन जिन बातों को जाना उसका सीधा प्रभाव बिहार पर भी हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए। बिहार 1911 तक बंगाल का ही एक हिस्सा था, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उनसे बिहार अलग नहीं रहा। 1835 में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद से बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का ढांचा विकसित होने लगा।
सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों से कई स्कूल शुरू हुए जहां आधुनिक शिक्षा लागू किया गया। सरकारी प्रयासों से सबसे पहले 1835 में ही पटना में कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। सरकारी और व्यक्तिगत प्रयासों से कई स्कूल शुरू हुए जहां आधुनिक शिक्षा लागू किया गया। सरकारी प्रयासों से सबसे पहले 1835 में ही पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। इस कड़ी में 1836 में आरा में हाई स्कूल खोला गया। 1837 में भागलपुर और 1839 में छपरा तथा 1845 में गया एवं मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल के द्वारा स्थापित किए गए। अभी इन सबों को जिला स्कूल के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत प्रयासों के तहत बड़े जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा भी सरकारी अनुमति से आधुनिक स्कूल स्थापित किए गए। जैसे गया स्थित टिकारी में वहां के जमींदार द्वारा स्थापित टिकारी राज स्कूल या दरभंगा में वहां के राजा द्वारा स्थापित दरभंगा राज स्कूल तथा पटना में ही कुल्हाड़िया के जमींदार द्वारा शुरू किया गया बिहार नेशनल हाई स्कूल, जो बाद में बिहार नेशनल कॉलेज बना, प्रमुख है। बंगाली समुदाय द्वारा भी बिहार में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई, जिसमें 1867 में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय लड़कियों का प्रथम स्कूल हो या 1868 में भागलपुर में स्थापित मोक्षदा बालिका विद्यालय या फिर 1884 में मुजफ्फरपुर में स्थापित मुखर्जी सेमिनरी प्रमुख है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी सर सैयद के आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मद एंग्लो अरेबिक स्कूल की 1884 में स्थापना की। इन सभी स्कूलों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार में बड़ा योगदान रहा। कुछ स्कूल अंग्रेज़ों के व्यक्तिगत प्रयास से भी शुरू हुए, जैसे 1880 में दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल आज का जिला स्कूल और 1901 में समस्तीपुर का वाटसन हाई स्कूल इस श्रेणी में आएगा। जहाँ तक उच्च शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात है, तो यहाँ भी कुछ कॉलेज सरकारी प्रयास से खोले गए, जैसे 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना कॉलेज, तो 1878 में स्थापित तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर, 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना और 1898 में स्थापित डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर। जमींदारों और व्यापारियों के संरक्षण में स्थापित भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज और सामाजिक संगठन भूमिहार ब्राह्मण सभा द्वारा स्थापित किया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा भी भारत के साथ साथ बिहार के कई हिस्सों में स्कूल का स्थापित कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ईसाइयों ने सबसे पहले बेतिया के क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ किया, उसके बाद पटना और दानापुर तथा अन्य क्षेत्रों में पहुँचे। उनके द्वारा स्थापित पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल 1853 एवं संत माइकल स्कूल 1854 आज भी बिहार के गिने चुने अच्छे स्कूल में आते हैं। इन स्कूलों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान है। लंगट सिंह कॉलेज बिहार के 5वें एवं उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 में स्थापित इस कॉलेज का बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान है। कॉलेज की स्थापना इसी वर्ष में मुजफ्फरपुर शहर में आयोजित भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के बाद हुआ। कॉलेज की स्थापना से लेकर इसके विकास तक में लंगट सिंह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इस कॉलेज को दान कर दी। कॉलेज को आर्थिक मदद देने में काशी तथा दरभंगा के राजा और स्थानीय जमींदार एवं व्यापारियों का योगदान भी महत्वपूर्ण था। स्थापना वर्ष में यह इंटर तक ही मान्य था। 1900 में इसे BA तक मान्यता मिली। आरंभ में 5 विषय गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी की पढ़ाई शुरू हुई।
शुरू के साल में 5 शिक्षक और 72 छात्र ही थे। इस कॉलेज में कुछ दिनों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इतिहास विषय के अध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया था। 1915 में इसे अंग्रेजी सरकार ने अपने अधिकार में लिया। 1950 ईस्वी में लंगट सिंह के द्वारा कॉलेज को दिए गए योगदानों के कारण इसका नाम इन्हीं के नाम पर कर दिया गया था। 1950 में और इन तमाम शैक्षिक प्रयासों के बावजूद 1835 से 1859 तक भारतीय लोगों द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रति उतना आकर्षण देखने को नहीं मिलता, खासकर बिहार में। इन तमाम शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद 1835 से 1859 तक भारतीय लोगों द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रति उतना आकर्षण देखने को नहीं मिलता, खासकर बिहार में। फिर भी अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव अवश्य डाली जिसने भारत को आधुनिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने में प्रभावी भूमिका अदा की। वर्तमान भारत के शैक्षणिक ढांचा की पृष्ठभूमि अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह आधुनिक शिक्षा ही रही। इस शिक्षा से तत्कालीन भारतीय समाज में क्या बदलाव आया, इसके विषय में हम आप आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास दिया गया, इसको देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते? क में है, भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, या फिर प्राचीन भारतीय पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, अपने भारत प्रेम के कारण, या फिर भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो हिंदी को, बांग्ला को, अंग्रेजी को या मराठी को? तो अंग्रेजी को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो मैकाले ने, विलियम जोन्स ने, कोलब्रुक ने या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ने ऐसा क्यों मानते थे? तो भारतीयों द्वारा पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण, या फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण, पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा को केंद्रित करने के कारण, या फिर भारतीयों का अंग्रेजी शासन में समर्थन के कारण मानते थे। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जोड़े बनाइए। विलियम जोन्स अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, रविन्द्रनाथ टैगोर प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, टॉमस मैकाले गुरु, महात्मा गांधी प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा और पाठशालाएं अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। इसको देखना है तो नहीं, यहाँ पे टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु थे, और पाठशालाओं में प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान होता था, और टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। यहाँ पे आइए विचार करें, भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में बताएं। टॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे, इस संबंध में उनके क्या विचार थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था। शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को बताएं, और अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं बताएं। और आइए करके देखें। अपने घर या पड़ोस के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, अभी आप उसमें क्या बदलाव देखते हैं। और अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए जो प्रयास किया गया, उसके विषय में वर्ग में शिक्षक के सहयोग के साथ परिचर्चा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।